हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली प्राइम में आईटीसी सेट ऑफ की एंट्रीज कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं जो केस लूंगा वो केस ये लूंगा कि आप जो परचेज करते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, वो सारे के सारे गुड्स आप अदर स्टेट से परचेज करते हैं, यानी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं परचेज के टाइम। ठीक है, अपने स्टेट से कुछ भी परचेज नहीं करते हैं। और जब आप सेल करते हैं वो विद इन स्टेट करते हैं, यानी इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, लोकल सेल करते हैं, अपने राज्य के अंदर ही सेल करते हैं। तो इस केस में अगर आपको अपनी इनपुट और आउटपुट को सेट ऑफ करना है, यानी आईटीसी सेट ऑफ करना है, तो इसकी एंट्री आप टैली प्राइम में कैसे करेंगे, इसी से रिलेटेड जो भी अलग अलग टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा कि अगर आप अदर स्टेट सेल करते हैं या सेम स्टेट से परचेज करते हैं तो इस केस में आप कैसे आईटीसी सेट ऑफ करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ हम ये देखेंगे कि अगर आप अदर स्टेट से परचेज करते हैं और अपने स्टेट के अंदर ही सेल करते हैं तो इस केस में आप आईटीसी सेट ऑफ की एंट्रीज टैली प्राइम में कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आईटीसी सेट ऑफ होता क्या है। जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर, या जिसे हम रेगुलर टैक्स पेयर भी बोलते हैं, उन्हें अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटीआर 3B। तो इसमें दो तरीके के लोग आते हैं। एक वो लोग जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं 3B, और दूसरे वो लोग जो लोग PMT 06 यानी चालान के थ्रू अगर उनकी कोई लाइबिलिटी निकलती है तो उसकी पेमेंट करते हैं हर महीने, लेकिन 3B अपनी क्वार्टरली फाइल करते हैं। तो यहां पर दोनों के केस में अगर आप उनमें से कोई भी हैं तो आप दोनों के केस में आपको हर महीने अपनी लाइबिलिटी को चेक करना पड़ता है। चाहे आप रिटर्न फाइल करें या टैक्स की पेमेंट करें, आपको अपनी लाइबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि आपकी लाइबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। तो उस केस में आप हर महीने अपनी आईटीसी सेट ऑफ की एंट्रीज टैली में पास करते हैं, यानी इनपुट से आउटपुट को घटाते हैं। ठीक है, तो वो एंट्री आप टैली में कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो इस वीडियो में मैं ये मानते हुए आपको सिखाऊंगा कि आपको परचेज की एंट्री आती है, सेल की एंट्री आती है और लेजर क्रिएशन भी आती है। सिर्फ आपको आईटीसी सेट ऑफ की एंट्री नहीं आती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। बाकी ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा कि परचेज की एंट्री मैंने कैसे की है, सेल की एंट्री मैंने कैसे की है, लेजर मैंने कैसे क्रिएट किया है। लेकिन मैं आपको लाइव नहीं दिखाऊंगा कि कैसे मैं क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें मेरा टाइम किल होगा। मैं चाह रहा हूं कि छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरी नॉलेज दे दूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने लेजर्स कैसे क्रिएट किए हैं। तो इसके लिए हमें आना होगा गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए अल्टर में। यहाँ पर हमें लेजर्स में जाना होगा। यहाँ पर मैंने जो मेन लेजर्स हैं वो मैं दिखा रहा हूँ कैसे क्रिएट किए हैं। जैसे ये जो मेरी पार्टी है जिससे मैं गुड्स को परचेज करूंगा अदर स्टेट से, उसका लेजर इस तरीके से क्रिएट किया है जैसा आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने पहले ही बोल दिया है, आप देख सकते हैं मैंने कैसे क्रिएट किया है। इसके अलावा जिस पार्टी को मैं बेचूंगा, जो एक दुकानदार होगा, ठीक है, जो फिर मेरे से गुड्स लेकर फिर रीसेल करेगा, उसका लेजर कैसे क्रिएट किया है ये भी आप देख सकते हैं। और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसीलिए इसका जीएसटी नंबर भी मैंने डाल रखा है। ठीक है, इसके अलावा जो टैक्सेस के लेजर हैं, जो हम टैक्स लगाएंगे परचेज या सेल के टाइम, उसके लेजर कैसे क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए लेकर चल रहा हूँ जो लोग अपनी जो एंट्रीज करते हैं उसमें जो टैक्सेस के लेजर यूज करते हैं वो इनपुट और आउटपुट आगे में मेंशन करके यूज करते हैं। यानी कि जो इनपुट के जो टैक्सेस के लेजर हैं वो परचेज के टाइम यूज करते हैं, और जो आउटपुट के जो टैक्सेस के लेजर हैं वो सेल के टाइम यूज करते हैं। यानी दोनों केसेस में वो अलग अलग लेजर यूज करते हैं, कॉमन लेजर यूज नहीं करते हैं। उन लोगों का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि यहाँ पर जो मैं बताऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें मैंने जो एंट्रीज की हैं, इसमें मैंने जब सेल की है, जब परचेज की है, दोनों टाइम में मैंने वैसे गुड्स लिए हैं जो अलग अलग जीएसटी रेट के हैं। यानी दोनों गुड्स अलग अलग जीएसटी रेट के हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पर लेजर लूंगा परचेज के टाइम या सेल के टाइम टैक्सेस के, ये मैं कॉमन लूंगा। यानी इसमें मैंने कहीं ऐसी बात मेंशन नहीं की है लेजर को क्रिएट करते वक्त कि ये किस जीएसटी रेट का लेजर है। ठीक है, ये कॉमन लेजर है, इनपुट और आउटपुट लगा हुआ है, लेकिन यह टैक्स रेट वाइज ये कॉमन लेजर है। ठीक है, तो अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। आने वाली वीडियोस में अगर आप मानकर चलिए वैसे पर्सन हैं जो बाय फर्किट करके हर चीज रखते हैं, यानी इनपुट आउटपुट तो मेंशन करते ही हैं लेजर के अंदर, इवन आप यहां तक ये भी मेंशन करते हैं
कि ये जो टैक्स का लेजर है किस जीएसटी रेट का है। अगर आप इस तरीके से भी डिटेल वाइज मेंटेन करते हैं तो वो भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप सिर्फ इनपुट और आउटपुट मेंशन करते हैं लेजर्स के अंदर जो टैक्सेस के लेजर हैं, लेकिन आप जीएसटी रेट मेंशन नहीं करते हैं, तो उस केस में आप लेजर का यूज करते हुए आईटीसी सेट ऑफ की एंट्रीज कैसे पास करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं इनपुट सीजीएसटी का लेजर ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से इनपुट आईजीएसटी का लेजर इस तरीके से बना हुआ है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनपुट एसजीएसटी का लेजर ऐसे बना हुआ है। इसके अलावा आउटपुट सीजीएसटी का बनाया है मैंने और आउटपुट एसजीएसटी का बनाया है। आउटपुट आईजीएसटी का नहीं बनाया है क्योंकि जो मैं केस ले रहा हूं इसमें मैं सिर्फ अपने गुड्स को अपने स्टेट के अंदर सेल करूंगा, इंटर स्टेट सेल नहीं करूंगा, लेकिन परचेज में इंटर स्टेट करूंगा। ठीक है, अब आ जाइए, मैंने एंट्रीज भी कर रखी है टाइम बचाने के लिए। ये है मेरी परचेज की एंट्री जिसमें मैं गुड्स को अदर स्टेट से परचेज कर रहा हूँ। आइटम ए जो मेरा है वो 18% जीएसटी रेट का है और आइटम बी जो है मेरा वो 12% जीएसटी रेट का है। तो इसके हिसाब से टैली ने अपने आप ही मतलब टैक्स को कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि मैंने वो जो आइटम क्रिएट किया है उसके अंदर डिफाइन कर रखा है कि इसकी जीएसटी रेट क्या होगी। वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आइटम मैंने कैसे क्रिएट किया है। हम यहीं से कंट्रोल और एंटर प्रेस करके आइटम को सेलेक्ट करके उसके अंदर चले जाएंगे कि मैंने कैसे क्रिएट किया है। यहां पर देखिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में मैंने एचएसएन कोड डाल दिया और उसके बाद नीचे में हमने यहाँ पर टैक्सेबल चूज किया टैक्सेबिलिटी में और यहाँ पर जीएसटी रेट डिफाइन कर दी है। इसी तरीके से मैंने जो आइटम भी है उसमें भी डिफाइन किया हुआ है 12%। तो टैली ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया कि कितना टैक्स बनेगा। और यहाँ पर जो मेरी टैक्स लग रही है वो आईजीएसटी लग रही है क्योंकि मैं अदर स्टेट से परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, 300 रुपीज लग रही है। इसी तरीके से जब हम सेल करेंगे अपने स्टेट के अंदर तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। ये याद रखिएगा कि जब आप अपने स्टेट के अंदर सेल करते हैं तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं, यानी जब आप अपने स्टेट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं चाहे परचेज करें या सेल करें तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगती है। ठीक है, अगर मानकर चलिए 18% किसी आइटम के ऊपर जीएसटी रेट है तो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, ठीक है, हाफ हाफ हो जाती है। और अगर आप मानकर चलिए यूनियन टेरिटरी में है तो वहां पर एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी आ जाती है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। लेकिन जब आप अपने स्टेट के बाहर से परचेज या सेल करते हैं तो उस टाइम पर आपको आईजीएसटी लगती है। ठीक है, आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और इसी तरीके से सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसी तरीके से एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इस तरीके से इनका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा जब आप अपने स्टेट से परचेज या सेल करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी के केस में यूटीजीएसटी, और जब आप अदर स्टेट से परचेज या सेल करते हैं तो आईजीएसटी लगती है। और आईजीएसटी जो लगती है उसमें पूरा जो जीएसटी रेट होता है वो पूरा लगता है। जैसे मैंने बताया कि कोई आइटम है जिसमें 18% टैक्स रेट है जीएसटी का, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ हो जाते हैं, लेकिन आईजीएसटी के केस में वैसा नहीं है। 18% है तो पूरी 18% आईजीएसटी ही लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने सेल की है ये मैंने रजिस्टर पर्सन को की है जो जीएसटी में रजिस्टर है और यहाँ पर उसकी टैक्स इतनी बनी है। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद हम चेक करते हैं करंट लाइबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाकर। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेरे पास जो डेबिट साइड है यानी जो इनपुट साइड है उसमें मेरे पास 300 रुपीज इनपुट है, यानी जो टैक्स मैंने पे कर दिया परचेज करते वक्त। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास जो टैक्स है जो मैंने कलेक्ट की है सेल करते वक्त अपनी पार्टी से जो मुझे गवर्नमेंट को देनी है वो है आपको 129 रुपीज 84 पैसा सीजीएसटी में और उसी तरीके से एसजीएसटी में। टोटल आपको नीचे दिख रहा है कि जितनी टैक्स मुझे पे करनी है वो है 259 रुपीज 68 पैसा गवर्नमेंट को, लेकिन ऑलरेडी जो मैंने पे कर रखा है वो 300 पे कर रखा है परचेज के टाइम। तो यानी कि अभी मुझे गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करना है, मेरा ही पैसा कुछ गवर्नमेंट के पास निकल रहा है। ठीक है, तो इसे मुझे सेट ऑफ करना है, यानी इसकी एक एंट्री पास करनी है जिससे मुझे नेट यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिखे कि मेरा कितना है या गवर्नमेंट को कितना देना है। तो फ्रेंड्स इस केस में आपने क्या देखा कि जो मेरा इनपुट है वो ज्यादा है, यानी जो गवर्नमेंट को टैक्स है वो मैंने ज्यादा दे रखी है, मुझे देना कम है यानी आउटपुट कम देना है।
तो इस केस में हम आईटीसी सेट ऑफ की एंट्री कैसे करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर मानकर चलिए आपकी जो लाइबिलिटी है, यानी जो आपकी आउटपुट टैक्स है, यानी जो आपने कलेक्ट किया है, वो अगर आपने ज़्यादा कलेक्ट कर रखा है कस्टमर से और आपने जो परचेज के टाइम टैक्स दे रखा था वो कम था, यानी कि आपका इनपुट कम था, तो उस केस में आप गवर्नमेंट को पे कैसे करेंगे। तो पहले अभी हम पहला केस समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट केस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो एंट्री करनी है ये हमें कब करनी है। अगर आप क्वार्टरली 3B फाइल करते हैं तो आप चाहें तो ये एंट्री क्वार्टरली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मंथली इस एंट्री को करके ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको टैक्स की पेमेंट तो मंथली करनी होती है PMT 06 के थ्रू। तो आप चाहें तो मंथली भी कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सन अपनी जो 3B है वो मंथली फाइल करते हैं, उनके केस में तो वो मंथली ही अपनी आईटीसी सेट ऑफ की एंट्री करेंगे टैली के अंदर, वो भी मंथ की लास्ट डेट को। जो भी मंथ, जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल करें उस मंथ की लास्ट डेट को आप इसकी एंट्री करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम लास्ट डेट को एंट्री कर लेंगे, तो यानी कि हम रिटर्न फाइल करने से पहले ये एंट्री कर लेंगे। तो आपकी मर्जी, आप पहले भी कर सकते हैं, या अगर मानकर चलिए सपोज कीजिए कि अगर आप जनवरी मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इसकी रिटर्न जो 3B है वो फरवरी मंथ में करेंगे। 20, 22, 24 जो भी आपके केस में डेट एप्लीकेबल हो उस डेट को आप करेंगे। तो आप चाहें तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे और उस टाइम पर जो भी आप जीएसटी पोर्टल पे जाके उसकी सेट ऑफ करेंगे, वहां पर सेट ऑफ करने के बाद यानी रिटर्न फाइल करने के बाद आप चाहें तो टैली में आके एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन ये जो एंट्री पास करेंगे ये कोशिश कीजिएगा, मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ ये आप जनवरी महीने की 31 तारीख को जाके कीजिएगा, यानी बैक डेट में कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखी है 31 तारीख को तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल करते वक्त एंट्री पास कर रहे हैं आईटीसी सेट ऑफ की, तो आप बैक डेट में जाइएगा और मंथ की जो लास्ट डेट है उस डेट को जाकर इसकी एंट्री पास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बात और क्लियर आपको करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप बैलेंस शीट में जाकर चेक करेंगे कि आपकी लाइबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाकर। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर ये चेक करने आएंगे ना, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त बैक डेटेड एंट्री पास करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने बोला कि जनवरी मंथ की जब आप रिटर्न फाइल करेंगे 3B फरवरी मंथ में, और जब आप रिटर्न फाइल कर लेंगे उसके बाद बैक डेटेड एंट्री करेंगे 31 जनवरी को आईटीसी सेट ऑफ की, तो उस टाइम पर जब आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस को जब आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर पीरियड में 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी की पीरियड डालनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना होगा, क्योंकि हो सकता है आपने फरवरी मंथ में कोई परचेज या सेल की एंट्री कर रखी हो, तो आपको यहाँ पर परफेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि आपका जनवरी मंथ का कितना इनपुट है और कितना आउटपुट है। और फ्रेंड्स, जब भी आप आईटीसी सेट ऑफ करेंगे तो सिर्फ बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस को देखकर नहीं करेंगे, इसके अलावा आपको डिस्प्ले में जाना है गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए, इसके बाद जीएसटी रिपोर्ट में जाना है और फिर आपको 3B में जाना है। ठीक है, 3B में जाकर जिस पीरियड की आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं यहाँ पर भी देखना है कि सेम इनपुट और सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर दोनों का मैच कर रहा है बैलेंस शीट और इसका तब ओके है। अदरवाइज अगर दोनों में से कहीं भी डिफरेंस है तो सबसे पहले आपको उसकी डिफरेंस को खोजना है कि कहाँ डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग जब सेल करते हैं तो वहाँ पर टैक्सेस के लेजर ही सेलेक्ट करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपका यहाँ पर तो दिख जाएगा टैक्स, लेकिन आपको बैलेंस शीट में नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब चलिए इस केस में हमें एंट्री कैसे करनी है। तो हमें आना है वाउचर्स में, यहाँ पर हमें जर्नल वाउचर में आना है, और ये जैसे कि मेरी एंट्री है आपको अप्रैल की, तो यहाँ पर क्योंकि सॉरी मुझे लगा कि ये एजुकेशनल टैली है, ये लाइसेंस टैली है, तो मैं डेट ले सकता हूँ। अदरवाइज अगर एजुकेशनल टैली होती तो मैं 30 तारीख नहीं ले पाता, क्योंकि अप्रैल जो मंथ है इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो डेबिट साइड है यानी बाय साइड है, ये जो बाय है इसका मतलब डेबिट होता है। ठीक है, इस साइड मुझे क्या लेना है, इस साइड मुझे जो आउटपुट टैक्सेस के लेजर हैं जैसे कि सीजीएसटी हो गया 129.84, अभी तो मेरे सामने यहाँ पर लिख के आ रहा था करंट बैलेंस। ठीक है, अगर मानकर चलिए आपने नेक्स्ट मंथ की एंट्री कर रखी है तो आपके सामने यहाँ जो करंट बैलेंस आएगा वो कुछ और आएगा। तो उस केस में क्या करना है, आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाकर जो भी उस महीने का लास्ट बैलेंस होगा उस लेजर का, टैक्स लेजर का, वो आपको कहीं पर नोट कर लेना है, फिर वो यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो अभी जैसे मेरे केस में क्या है कि मैं जो मेरा टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, वो कम है इनपुट से,
तो मैं पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर डाल दूंगा डेबिट साइड, ठीक है। लेकिन अगर मानकर चलिए मेरा इनपुट कम होता, आउटपुट ज़्यादा होता, तो जितना मुझे इनपुट के साथ एडजस्ट करना है आउटपुट को, उतना बैलेंस मैं यहाँ पर डालता डेबिट साइड, बाकी का बैलेंस हम पे करते, ठीक है, पेमेंट वाउचर में जाकर। आउटपुट SGST, ये भी डेबिट हो गया 129 रुपये 84 पैसे। अब जो क्रेडिट होगा वो इनपुट IGST होगा, हो गया। बाकी मेरे पास आप देख सकते हैं इनपुट IGST के नीचे करंट बैलेंस में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है 40 रुपये 32 पैसे मेरे पास इनपुट रेस्ट रह गया है, जो मैं अपने नेक्स्ट मंथ में जाकर एडजस्ट कर सकता हूं। तो यहां पर मैं आपको ITC सेट ऑफ का एक रूल बता देता हूं अभी, तो क्योंकि ये मैंने सिंपल एंट्री बताई है तो आप इजी वे में समझ जाएंगे, लेकिन इसका रूल आपको पता होना चाहिए। जो IGST है ना, वो IGST खुद के साथ एडजस्ट होगा, CGST के साथ एडजस्ट होगा, SGST के साथ एडजस्ट होगा, तीनों के साथ एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मानकर चलिए जैसे इनपुट IGST है और आउटपुट IGST है, तो IGST जो है सबसे पहले जो एडजस्ट होगा वो आउटपुट IGST के साथ एडजस्ट होगा, ये याद रखिएगा। अगर आउटपुट IGST में आपके पास कोई बैलेंस है तो सबसे पहले जो इनपुट IGST है वो आउटपुट IGST के साथ ही एडजस्ट होगा, उसके बाद वो किसी और हेड में जाकर एडजस्ट होगा। और अगर मानकर चलिए आउटपुट IGST है नहीं, तो उसके बाद क्या बचा, उसके बाद CGST और SGST बचे आउटपुट में। तो उसमें से ये ऐसे पहले तो कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले CGST के साथ एडजस्ट होगा, लेकिन अब आप किसी के साथ भी किसी भी पोर्शन में एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर देख रहे हैं कि CGST में कम बैलेंस है तो SGST के साथ ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि SGST में कम बैलेंस है तो आप CGST के साथ ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप किसी भी पोर्शन में किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी IGST जो है वो सबके साथ एडजस्ट हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि उसका आउटपुट IGST सबसे पहले आपको खत्म करना होगा, उसके बाद जो रेस्ट बचेगा इनपुट IGST में वो आप किसी भी हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो CGST और SGST है ये खुद एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, यानी CGST खुद के साथ एडजस्ट हो सकता है, इनपुट CGST आउटपुट CGST के साथ एडजस्ट हो सकता है, इनपुट SGST आउटपुट SGST के साथ एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। यानी CGST SGST के साथ एडजस्ट नहीं होगा, SGST CGST के साथ एडजस्ट नहीं होगा। सपोज कीजिए किसी एग्जांपल में आपके पास इनपुट SGST में 100 रुपये हैं, ठीक है, और आउटपुट में आपका CGST में आपकी लाइबिलिटी बन रही है 90 रुपये की। तो अगर ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो आप तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं, तब भी आपके पास 10 रुपये इनपुट में बचेंगे ही। लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग वो आपका जो SGST में 100 रुपये इनपुट साइड पड़ा हुआ है वो आप नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कीजिएगा, IGST के साथ एडजस्ट कीजिएगा, या SGST में अगर कोई आउटपुट साइड कोई लाइबिलिटी आएगी तो एडजस्ट कीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए जो CGST का आउटपुट आपको दिख रहा है 90 रुपीज़ का, वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये दोनों IGST के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, खुद को IGST के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। तो इस हिसाब से ही आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अभी तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि हमारे पास इनपुट में IGST थी तो वो तो किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकती है, तो वो मैंने एडजस्ट कर दी, ठीक। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं, जिसमें क्या है कि मैं जो अपनी जो आउटपुट लाइबिलिटी है मैं उसे बढ़ा देता हूँ। तब मैं दिखाऊंगा कि जो रेस्ट लाइबिलिटी हमारी बचेगी वो हम पे कैसे करेंगे और उसे एडजस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मैं बैलेंस शीट में खड़ा हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में खड़ा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी आउटपुट साइड है यानी जो क्रेडिट साइड है वो हमारी इंक्रीज हो चुकी है। नीचे देखिए आप, टोटल आपको दिख रहा होगा 519 रुपये 36 पैसे हमें गवर्नमेंट को देने हैं, और हमने अभी तक दिए हैं 300 रुपये, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सिर्फ मैंने सेल की एंट्री को मॉडिफिकेशन किया, मैंने वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दी, या अगर आप चाहें तो रेट भी बढ़ा सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अगर आप एग्जांपल के लिए चेक करना चाहते हैं तो। बाकी तो बिजनेस में जिस टाइप से होगा वैसे ही आपको करना होगा। अब हम देखेंगे कि इसकी हम सेट ऑफ एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया 259 रुपीज़ 68 पैसा एक हेड में है यानी CGST में है, फिर उसी तरीके से SGST में भी है। आ जाते हैं हम वापस से जर्नल वाउचर में। यहाँ पर हम 30 तारीख को एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम आउटपुट CGST ले लेंगे। अब क्योंकि मुझे टैक्स तो पे करनी है, बात समझिएगा, टैक्स तो मुझे पे करनी ही पड़ेगी चाहे मैं किसी भी हेड में पे करूं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, 259 रुपीज़ 68 पैसा मैं इसमें पूरा का पूरा CGST में ले लेता हूं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रेस्ट बचेगा आउटपुट SGST का वो हम ले लेंगे। तो वो हम कैसे लेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास 300 है, मतलब मैक्सिमम हमारे पास जो इनपुट है वो 300 का है,
तो हम उससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे, 300 में माइनस करेंगे जो हमारे पास SGST की जो लाइबिलिटी है उससे 0.68, या जो CGST के हमने अभी ऊपर ले रखी है उससे माइनस करेंगे। सॉरी, मैंने SGST बोला, CGST की माइनस करेंगे। यानी अभी हम 40 रुपये 32 पैसे और ले सकते हैं। जो हमने CGST की ले लिया ऊपर, उसके अलावा 40 रुपये 32 पैसे हम और ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 40 रुपये 32 पैसे हम SGST में ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने SGST में कम लिया, 40 रुपये 32 पैसे लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे टैक्स तो पे करनी है, चाहे मैं CGST में पे करूं या SGST में पे करूं, मुझे किसी भी हेड में टैक्स तो पे करनी ही पड़ेगी। तो मैं किसी एक हेड में पूरी जो उसकी लाइबिलिटी है मैं उससे सेट ऑफ कर लेता हूं, बाकी दूसरा जो हेड बचेगा उसमें जितनी हो पाएगी ठीक, अदरवाइज हम पे कर देंगे। लेकिन मानकर चलिए फ्रेंड्स, कभी आपके सामने इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, कि सपोज कीजिए कि CGST आउटपुट में 259 रुपीज 68 पैसा है, ठीक है, और उसी तरीके से जो इनपुट CGST है उसमें 100 रुपये है, ठीक। यानी इनपुट में CGST में भी 100 रुपये हैं, और मेरे पास आउटपुट में 259 रुपीज 68 पैसा। और जो हमारा आउटपुट SGST है उसमें भी जो आउटपुट साइड है वो सेम ही है, 259 रुपीज 68 पैसा। लेकिन जो SGST है ना, उसमें हमारे पास इनपुट में कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम पर हमें माइंड यूज करना पड़ेगा। अगर हम जो IGST का अमाउंट है, मानकर चलिए उस समय भी हमारे पास इनपुट IGST में 300 रुपीज खड़े हैं, तो अगर हम IGST का पूरा अमाउंट CGST को दे दें, यानी कि 259 रुपीज 58 पैसा हम पूरा का पूरा दे दें, तो उस केस में क्या है कि जो CGST का इनपुट है वो तो वेस्ट हो गया तब तक के लिए, इस महीने के लिए मेरा वेस्ट हो गया, नेक्स्ट महीने में भले मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, तब तक के लिए वो मेरा गवर्नमेंट के पास जमा रह गया। अब क्या है कि SGST में तो मेरे पास कोई इनपुट है नहीं खड़ा, तो क्या है कि जो SGST में 40 रुपये 32 पैसे मैं घटा पाऊंगा, उससे ज़्यादा घटा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इनपुट IGST में सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ है, जिसमें से मैंने 259 रुपीज़ 68 पैसा आउटपुट CGST के लिए दे रखे हैं। तो अब इस केस में क्या है कि 259 रुपीज़ 68 पैसा में अगर मैं 40 रुपीज़ 32 पैसा घटाऊं SGST का, तो बाकी अमाउंट मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा कैश लेजर से, यानी बैंक से या कैश के थ्रू हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या है कि जो ऑलरेडी मेरे पास गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा है 100 रुपए की CGST में, वो मेरी यूज़ नहीं आई, मुझे बल्कि अपने पॉकेट से देना पड़ा। तो उस केस में हमें माइंड यूज़ करना होता है। उस केस में क्या करना होता है, CGST का जो 100 रुपया है, सबसे पहले मुझे उसकी आउटपुट जो लाइबिलिटी यानी आउटपुट CGST उसके साथ एडजस्ट करना होता है, यानी 100 रुपया मैं पूरा खत्म कर दूंगा। अब बचेगा कितना आउटपुट CGST में, 159 रुपीज़ 68 पैसा बचेगा। इतना मैं IGST से लूंगा, बाकी का जो मेरा रेस्ट IGST का इनपुट बच जाएगा वो मैं SGST के साथ मतलब एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचेगा मुझे पे करने के लिए, मैं पे करूंगा, तो उस टाइम पर मुझे कम पे करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि CGST और SGST आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं। तो अगर CGST में कोई इनपुट खड़ा है या IGST में कोई इनपुट खड़ा है, तो वो एक दूसरे के लिए उनका वेस्ट होता है। तो इसीलिए उससे इस तरीके से हमें सेट करना पड़ेगा, ताकि हमें कम टैक्स पे करनी पड़े, यानी कि हमें कैश लेजर के थ्रू कम पे करनी पड़े। हम जो हमारा क्रेडिट लेजर है, क्योंकि जो हमारे पास इनपुट रहता है ना उसे GST के फॉर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो भी हमारा इनपुट रहता है, यानी जो हम परचेज के टाइम दे कर आए होते हैं अपने सप्लायर को, और अगर उसने रिटर्न फाइल कर दी होती है और हम अपनी 3B में उससे क्लेम कर लेते हैं, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो लेजर होता है क्रेडिट लेजर, उसके अंदर वो अमाउंट चला जाता है। जब हम अपने पॉकेट से पे करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूटिलाइज कर सके अपनी लाइबिलिटी को, अपनी आउटवर्ड टैक्स को। बाकी जो अगर मानकर चलिए कुछ बच जाता है आउटपुट टैक्स और हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है उसे एडजस्ट करने का, तो उस केस में हम उसे कैश लेजर के थ्रू पे करें। तो आपको जब आप ITC सेट ऑफ करेंगे तो उस टाइम पर अपनी लॉजिक लगाना होगा, अपना माइंड लगाना होगा। हम तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये रूल है, आप इस तरीके से कीजिए। बाकी अब आपको लगाना होगा कि आप, अगर आपके पास ऑप्शन है क्रेडिट लेजर के थ्रू मतलब पे करने का अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जो लाइबिलिटी उससे, तो उस केस में आप कैश लेजर से ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री कर देंगे। यहाँ पर हम पूरा 300 ले लेंगे, ठीक है। अब जो रेस्ट हम अमाउंट हमारी रहेगी उसे हमें पेमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। यहाँ पर हम जो भी डेट को हम पे करेंगे वो ले लेंगे, और जिस भी मोड में करेंगे, अगर कैश के थ्रू करेंगे तो कैश लेंगे, बैंक के थ्रू करेंगे तो बैंक लेंगे। और यहाँ पर लोग ऐसे नॉर्मली एंट्री कर लेते हैं पेमेंट करने की, जबकि आपको नॉर्मली नहीं करनी है। आपको क्या करना है,
ऑटो फिल का जो ये ऑप्शन है इसे यूज़ करना है, यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना है, स्टेट पेमेंट करनी है, जीएसटी यहाँ सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर रेगुलर करना है। रेगुलर इसलिए करना है क्योंकि आप ये जो है टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, आरसीएम की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो आपकी जो रेगुलर टैक्स है उसकी पेमेंट कर रहे हैं। आरसीएम की अगर पेमेंट करेंगे तो यहाँ रिसिपिएंट लाइबिलिटी ले लेंगे, एडवांस में कुछ करेंगे तो एडवांस ले लेंगे, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली ये आप रेगुलर लेंगे यहाँ पर, और पीरियड डाल देंगे, जिस महीने के आप पे कर रहे हैं वो पीरियड यहाँ पर डाल देंगे। मानकर चलिए आप कैश में करें तो कैश ले लेंगे। उसके बाद जिस हेड में कर रहे हैं, जो भी हेड है आपका, जैसे मेरे केस में एसजीएसटी है तो वो लेंगे, और जो अमाउंट है जैसे 219 रुपये 36 पैसे है, या मानकर चलिए अगर आप इसमें राउंड फिगर कर रहे हैं 220 रुपये तो वही कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसे यस करके आप चाहें तो डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जो आपका चालान आएगा उसमें से देखकर ये सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं, और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे। यहाँ पर देखिए बैलेंस बिल्कुल खत्म हो गया, हमारा नील हो चुका है, ना इनपुट है ना आउटपुट है। अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा और ले लेते हैं कि मानकर चलिए आपने यहाँ पर राउंड फिगर में अमाउंट पे किया, 220 रुपये पे किए, ठीक है। तो अब इस केस में आपको बैलेंस शीट में क्या रिफ्लेक्ट होगा, आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा 64 पैसे डेबिट साइड, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, राउंड फिगर से इसे एडजस्ट करके हटा देंगे। यहाँ पर आप आ जाएंगे जर्नल वाउचर में, 30 तारीख को ही आप एक एंट्री कर देंगे, या जिस दिन आप पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जब पे कर रहे हैं उस डेट को भी एंट्री कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जब चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप राउंडिंग ऑफ लेंगे 0.64 पैसा, ठीक है, जितना अमाउंट वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा था, और यहाँ पर आउटपुट एसजीएसटी ले लेंगे। इस तरीके से एक एंट्री पास कर देंगे। अब आप चल के देखिए बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस बिल्कुल वापस नील हो चुकी है। अब मैंने वहाँ पर राउंडिंग ऑफ को डेबिट साइड ही क्यों किया, जब मैंने अभी जर्नल एंट्री पास की तो वहाँ पर डीआर साइड ही मैंने राउंडिंग ऑफ को क्यों रखा, क्योंकि जो बैलेंस आपको यहाँ पर जिस हेड में दिखे, मतलब जैसे अभी यहाँ पर मेरा जो वो 64 पैसे दिख रहा था आउटपुट एसजीएसटी में, वो कब दिख रहा था, वो मुझे यहाँ पर डेबिट साइड दिख रहा था, तो मुझे उसे क्रेडिट साइड ले जाना है, इसीलिए मैंने उसका लेजर क्रेडिट साइड चूज किया, राउंड ऑफ का लेजर मैंने डेबिट साइड चूज किया। अगर मेरा वही जो बैलेंस है, जैसे कुछ भी पैसा जो हमारा है वो क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट होता, तो जाहिर सी बात है कि जो लेजर है टैक्स का वो मैं डेबिट साइड चूज करता, जो राउंडिंग ऑफ का लेजर है मैं वो क्रेडिट साइड चूज करता। जस्ट अपोजिट आपको करना है, इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जो हमारी जो भी आती है इनपुट की डिटेल्स आती है, या आउटपुट की जो भी हमारी टैक्स की लायबिलिटी आती है, उसे एडजस्ट नहीं करते, कभी भी एडजस्ट नहीं करते हैं। वो बस अपनी मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद जाके टैक्स जमा कर देते हैं, और पोर्टल पे ही एडजस्टमेंट करते हैं, टैली में नहीं करते हैं। उन्हें मैं बता दूं कि जब वो अपना अकाउंट्स फाइनलाइज करेंगे उन्हें कई बार दिक्कत आ सकती है, या कई बार उनसे मिस्टेक हो सकती है, अगर वो इस तरीके की एंट्री नहीं करते हैं तो रिटर्न फाइल करते वक्त कई बार टैक्स ज़्यादा भी दे सकते हैं, कई बार कम भी दे सकते हैं। तो इसलिए हर महीने कोशिश कीजिएगा कि आप इस एंट्री को अपनी टैली के अंदर कर लें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।